नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैलेट पेपर के बारे में, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में चुनाव कब से शुरू हुए और कैसे होते थे चुनाव, और उसमें ईवीएम मशीन को कब से शामिल किया गया। जब हम इतिहास के पन्नों को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी रोचक जानकारियां सामने आएंगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन वो देश के पहले नॉन डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री थे, क्योंकि तब चुनाव नहीं हुए थे। उनको सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बना दिया गया था। देश को आज़ादी मिलने के बाद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि इस देश के को चलाने के लिए नियम कानून बनाने हैं, यानी कि संविधान बनाना है। तो संविधान बनाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक संविधान समिति का गठन किया गया। उस संविधान समिति ने 26 नवंबर 1949 को संविधान की रूपरेखा जो है वो पेश की, जो कि 26 जनवरी 1950 को जाकर के लागू हुई। यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो है हमारा देश वास्तव में एक लोकतांत्रिक देश बना, प्रजातांत्रिक देश बना। इसीलिए हम 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो लोकतांत्रिक देश बनने के बाद ज़रूरत हुई कि देश में चुनाव करवाए जाएं। तो चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया गया। चुनाव आयोग के सामने जो है सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी इतने बड़े देश में चुनाव करवाने की, और वो भी उस वक्त जो कि देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, बरसों से गुलाम था। ना तो किसी को चुनाव करवाने का एक्सपीरियंस था और ना ही जो है चुनाव करवाने की सुविधाएं थी। खैर, जो चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं, स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाए जाएं और मतदाताओं तक कैसे जो है पहुंचा जाए, ताकि हर वोटर को, हर मतदाता को चुनाव करने का अधिकार मिल सके। यह भी जिम्मेदारी थी कि जो कैंडिडेट्स हैं, वोटर्स हैं और जो चुनाव अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया कराना, चुनाव समय पर करवाना, रिजल्ट समय पर निकालना और अधिक से अधिक वोटर्स को जोड़ना, यानी कि अधिक से अधिक मतदान करवाना। और पैसों की समस्या, क्योंकि अभी अभी स्वतंत्र हुआ था तो पैसों की भी कमी थी। तो इन सब को देखते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग के सामने, क्योंकि इस संविधान की जो पहली जो स्वरूप है उसी का मतलब भी यही है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता की सरकार और जनता के लिए सरकार। यानी कि जो भी सरकार बनेगी वो जो है जनता द्वारा चुनी जाएगी, जनता में से चुनी जाएगी और जनता के लिए चुनी जाएगी। आज़ादी के बाद भारत में पहला लोकसभा चुनाव, जिसमें कि विधानसभा चुनाव भी शामिल थे, वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 के बीच में हुए। इसी से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां हैं कि इस चुनाव में 53 पार्टियों ने और 533 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाग लिया। टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट और पार्टियों के मिलाकर के 1949 थे, यानी कि 1949, और 489 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। इसमें जो चुनाव पेटियों का इस्तेमाल किया गया वो हर एक कैंडिडेट की अलग अलग रंग की पेटी थी, और बैलेट पेपर जो है, यानी कि कागज़ के ऊपर जो बैलेट पेपर, जिसमें कि हर एक कैंडिडेट के नाम लिखे होते थे और एक उसका चुनाव चिन्ह होता था और एक मोहर लगी होती थी, जिसमें मोहर लगा करके इनके कैंडिडेट के चुनाव के नाम के आगे, और उस बैलेट पेपर को वोटर्स जो हैं उस रंग की पेटी में डाल दिया जाता था जिसको वो वोट करना चाहता था। तब लगभग जो है 36 करोड़ की जनसंख्या थी, जिसमें से लगभग 17 करोड़ 32 लाख जो है वोटर्स थे, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। ये पूरा का पूरा चुनाव जो है 68 यानी कि 68 चरणों में हुआ था, जिसमें 1,96,084 पोलिंग बूथ थे, यानी कि मतदान केंद्र थे, और जिनमें से 27,527 बूथ केवल महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इसमें लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
विभिन्न पार्टियों ने इसमें भाग लिया था। जैसे बताया 53 पार्टियों में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इसमें विजयी घोषित हुई थी, उसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। और सबसे रोचक बात यह है कि भीमराव अंबेडकर जो कि तब के हमारे पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, वो चुनाव हार गए थे। और इस चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। उसके बाद से चुनावों में कई सुधार हुए, अलग अलग रंगों की पेटियों की बजाय एक ही चुनाव पेटी का इस्तेमाल होने लगा। पहले चुनाव में लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो ये तो था पहले चुनाव के बारे में कि वो कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। अब आगे देखते हैं कि ईवीएम मशीन का चुनावों में कैसे उपयोग हुआ। पहले चुनाव बैलेट पेपर्स पे लड़े जाते थे और वो बैलेट पेपर्स एक पेपर की फॉर्म में हुआ करते थे जहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के नाम, उनके चुनाव चिन्ह और एक स्थान ऐसा होता था उसके सामने जिसमें कि वोटर जो है अपनी एक वोटिंग की मोहर होती थी लगाता था और उस बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था। पहले चुनाव में जैसे बताया है कि जो बैलेट बॉक्सेस कैंडिडेट वाइज होते थे, लेकिन बाद में जो है वो एक ही बॉक्स था और बाद में जो है मतगणना के लिए जब पेटियां खुलती थी तब जो है हर एक बैलेट पेपर को कैंडिडेट वाइज अलग कर लिया जाता था और फिर उसकी गिनती होती थी। तो ये था पूरा सिस्टम, पहले कैसे चुनाव होते थे और गिनती कैसे होती थी। आपने देखा होगा कि पहले चुनावों में कितने दिन लगते थे और चुनाव होने के बाद फिर जो है उसकी गिनती में भी जो है महीनों लग जाया करते थे, यानी कि पूरे रिजल्ट आने में जो है कई कई दिन लग जाया करते थे। तो इस पूरे सिस्टम को और कंसाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए और इसमें इकोनॉमिकल सिस्टम बनाने के लिए ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का आविष्कार हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है 1982 में सबसे पहले केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में 50 बूथों के लिए उसको आजमाने के लिए जो है यानी कि ट्रायल बेस पे उसको शुरू किया गया। तो जब इसका ट्रायल सफल हो गया तो दिसंबर 1988 में संसद में ईवीएम को एक संवैधानिक रूप से चुनाव कराने का जरिया बनाने के लिए कानून बनाने के लिए पेश किया गया और यह 15 मार्च 1989 को लागू भी हो गया। और इससे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह अधिकार मिल गया कि वो जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवा सकता है। ये जो पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी ये ECIL एक कंपनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसने बनाई थी। और जब पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लागू करने का जिम्मा आया तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि एक डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने की कंपनी है, तो उसके साथ मिलकर के ECIL को पूरी मशीन्स बनाने का जिम्मा दिया गया। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कारगर बनाने के लिए और उसको सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति भी बनाई गई। और इस समिति ने 1990 में यह एक सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि जी बिल्कुल ठीक है, ये ईवीएम मशीन जो है ये बिल्कुल सही है और यह बिल्कुल सुरक्षित है और पारदर्शी है, इसको हम चुनाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्निकल विशेषज्ञ समिति के द्वारा 1990 में इसको सुरक्षित और पारदर्शी घोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को विभिन्न विधानसभा चुनावों में आंशिक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में सभी यानी कि फर्स्ट टाइम 2004 के लोकसभा इलेक्शन में सभी के सभी 543 संसदीय जो हमारे क्षेत्र हैं उन सभी पर जो है ईवीएम मशीन के द्वारा जो चुनाव हुआ। और इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कई अपग्रेड किए गए, कई इसमें जो है सुधार किए गए। जो पार्टी चुनाव हार जाती थी वो इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लगाती थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पता नहीं चलता है
कि किसने वोट डाला या सही जगह डाला या नहीं डाला। तो ऐसे ये जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शुरू किया गया तभी से जो है हारने वाली पार्टियां जो हैं इसके ऊपर तरह तरह के ऑब्जेक्शन भी लगाती थीं। अब इसके बाद जो है एक किसी संस्था ने कुछ ऐसा सजेशन दिया कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से एक ऐसी पर्ची निकले, यानी कि जब बटन दबाएगा कोई, उसका वोट जो है जिस पार्टी को जा रहा है तो वो पर्ची एक निकलेगी जिसमें वो कंफर्म कर सकता है कि हाँ भाई उसका जो वोट जो है सही पार्टी को गया, और वो जो पर्ची जो है वो कट के जो है एक बॉक्स में डल जाएगी। ऐसी व्यवस्था जो है 2013 के बाद से हो गई और 2013 के बाद से अब एक वीवीपैट मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जोड़ दी गई। ये वीवीपैट होता है वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि एक पेपर की ट्रेल जो कि ये वेरीफाई करती है कि चुनाव जो है वोटर ने जिस पार्टी को डालना चाहता था वो उसी पार्टी को गया है। तो इस वीवीपैट का जो सबसे पहला जो प्रयोग है वो नागालैंड के 51 नोक्सेन विधानसभा के उपचुनाव में किया गया और वो सफल भी रहा, और तब से जो है ये वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का वो हिस्सा बन गया। और आज की डेट में हर विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 5 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का मतलब ये है कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र की 5 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इलेक्ट्रॉनिक और जो पर्ची निकलती है उन दोनों का आपस में मिलान किया जाता है, ये जानने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सही वोट अंकित हुए हैं कि नहीं हैं, और तब से यही प्रथा चल रही है। अब जब से ये मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई तभी से जो है खास करके वो पार्टियां जो हार जाती हैं वो किसी न किसी तरीके से जो है हार का ठीकरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर डालती हैं कि जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक नहीं है, ये तो कॉन्फ़िगर की गई है, यानी कि ये जो मैनिपुलेट की गई है इसमें तो उसी को ज़्यादा वोट जाते हैं जो कि सत्ता में पार्टी है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है विभिन्न दलों द्वारा, विभिन्न एजेंसीज के द्वारा, अलग अलग देश की अलग अलग हाई कोर्ट्स में इसके ऊपर कई तरह के मुकदमे भी किए गए, और उन मुकदमों का जो है अगर निचोड़ निकाला जाए तो उन मुकदमों का निचोड़ यही निकलता है कि किसी भी मुकदमे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़राब नहीं कहा गया, यानी कि सभी का जो वर्डिक्ट है, सभी जो मुकदमों का वर्डिक्ट है, रिज़ल्ट है, वो यही निकलता है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को विश्वसनीय माना और उसमें ये भी माना कि इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन जो पार्टियां हैं या जो एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से को मानती हैं वो अभी भी यही कहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक नहीं है और इसमें अभी भी गड़बड़ है, गड़बड़ की जा सकती है, ये हैक हो सकती है, और वो चाहती हैं कि वापस बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हों। तो वही अब ये लड़ाई चलते चलते जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, और वो सुनवाई जो है हालांकि कंप्लीट भी हो चुकी है, जिसका वर्डिक्ट जो है वो रिजर्व रखा गया है। और पहले देखते हैं कि इस जो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है कि उसमें क्या याचिकाकर्ता के द्वारा दलीलें क्या दी गई हैं। तो सबसे पहले तो उनका कहना ये है कि ये हम जो है इसको नहीं मानते, ये ठीक नहीं है, चुनाव जो है वापस से बैलेट पेपर से होने चाहिए। फिर दूसरा कहते हैं अगर ये नहीं है तो कम से कम जो है वीवीपैट का जो है 100% की 100% जो है वो मिलान होना चाहिए, यानी कि वोटिंग मशीन की भी गणना हो और वीवीपैट की भी गणना हो और 100% आपस में मिलान हो। तीसरा ये है कि जो वीवीपैट जो प्रिंट करता है उसके पीछे एक ग्लास लगा होता है, शीशा लगा होता है। वो शीशा जो है वो काले रंग का होता है और उसमें से नज़र तभी आता है जब उसमें लाइट जलती है। और आज की स्थिति में वो लाइट जो है केवल 7 सेकंड के लिए जलती है जब वो पर्ची प्रिंट होती है, और उसके बाद वो लाइट बंद हो जाती है, उससे पहले भी बंद होती है। तो इसमें याचिकाकर्ताओं का ये भी है कि ये लाइट जो है वो पूरे समय पर जलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें शक है कि जो है इससे लाइट जलने से पहले या लाइट जलने के बाद इसमें कुछ गड़बड़ होती है। और उसमें ये भी है कि जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो
अपने आप बक्से में ना गिरें, वो वोटर जो है यानी कि जो मतदाता है उसके हाथ में हो, वो चेक करे और चेक करने के बाद फिर जो है वो बॉक्स में डालें। ये सारी की सारी याचिकाकर्ता की दलीलें हैं और इन दलीलों के ऊपर जो है बहस भी हुई और इलेक्शन कमीशन की तरफ से या जो भी याचिकाकर्ता थे इन तरफ वकीलों की तरफ से जो भी आपस में बहस हुई, तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ वक्तव्य भी दिए। फाइनल डिसीजन इसमें आना बाकी है। मेरा नज़रिया इस पूरे निष्कर्ष को देखते हुए ये कहता है कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। ये हमारे देश के लिए एक अचीवमेंट की बात है कि इतने बड़े देश में, एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश में, हम जो है कम समय में और कम खर्च से हम जो है इलेक्शन करवाने में जो है सक्षम हैं। और हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जैसा कि पिछले कई जगह इसका टेस्ट भी किया गया, उसमें इसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। जो आशंकाएं थी याचिकाकर्ताओं की या वोटर्स की या हारने वाली पार्टियों को, तो उसको जो है वीवीपैट के माध्यम से कुछ हद तक उसको कम भी किया गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मेरा नज़रिया यही बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराना जारी रखना चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव जो है एक तो बहुत जल्दी होते हैं और दूसरा जो है बहुत जल्दी रिज़ल्ट आते हैं और इसमें खर्च भी कम होता है, और तीसरा ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि जो अगर बैलेट पेपर से होंगे तो कितना जो स्टेशनरी, कितना कागज़ यूज़ होगा, और कागज़ यूज़ होगा मतलब कितने पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन चूँकि चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण रूप से निष्पक्ष होनी चाहिए और जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जितने भी वोटर्स हैं वो पूरी की तरह से संतुष्ट होने चाहिए कि हाँ, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो उसको देखते हुए इसमें जो भी सुधार पॉसिबल हैं वो किए जाने चाहिए। तो उसमें से एक सुधार ये भी हो सकता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको एक ऐसी टेक्निकल कमेटी बनाई जाए जो कि हर चुनाव से पहले एक सैंपल मशीन्स का जो है टेस्ट करे, और वो टेस्ट करेगी कि इसमें कोई हैकिंग पॉसिबल तो नहीं है, कोई मैनिपुलेटेड नहीं है, और वो करने के बाद जो है मशीन्स जो हैं वो एक सुरक्षित जगह पर रख दी जाएं और उसके बाद जो है फिर ये चुनाव के लिए जाएं। और दूसरा सुधार उसमें ये हो सकता है कि जैसे वीवीपैट का इसमें आपस में सत्यापन होता है, तो अभी जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक विधानसभा क्षेत्र से ली जाती हैं, इसको बढ़ा करके हम 25% कर सकते हैं। यानी कि एक संसदीय क्षेत्र हो या फिर एक विधानसभा क्षेत्र हो, यानी कि एक सीट के लिए जितनी वोटिंग मशीन का यूज़ हुई हैं उसमें से 25% जो है, कम से कम जो है 25% जो है वो सत्यापन किया जाएगा। और रिजल्ट के बाद जिस चुनाव क्षेत्र में विनिंग मार्जिन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गणना के विनिंग मार्जिन से अगर 25% से कम हो, 25% यानी कि कुल वोटों का 25% से कम विनिंग मार्जिन हो, तो वहाँ 100% ईवीएम मशीनों का सत्यापन किया जाए। तो ये कुछ सुधार जो है मेरे नज़रिए में होने चाहिए, जिससे जो है ईवीएम मशीन के ऊपर विश्वसनीयता और बढ़ेगी और ये और कारगर साबित होगी। मेरे जो नज़रिया है उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि मेरा नज़रिया सही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख करके भी कह सकते हैं। और जो भी मैंने आपको चुनाव के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में आपको बताया है, वो पूरी की पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और उस पूरी जानकारी का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं तो वो पूरी की पूरी जानकारी को और आगे भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।